दोस्तों, एक महिला दरोगा रात को सोई तो थी, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपने शरीर पर हाथ फेरा, वो चौंक गई, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी तरह निर्वस्त्र अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी नजर जब साइड में चल रहे टीवी पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टीवी स्क्रीन पर उसका ही वीडियो चल रहा था, जिसमें वो पूरी तरह नग्न थी और कोई व्यक्ति उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। महिला दरोगा जब उस व्यक्ति को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। दोस्तों, आखिर कौन था वो व्यक्ति और उस महिला दरोगा के साथ क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना की पूरी सच्चाई। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक शहर लखनऊ की है। लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दरोगा, जिसका नाम सुनीता उपाध्याय था, वहां पिछले 2 सालों से अपनी ड्यूटी निभा रही थी। परिवार में उसके पति और एक 7 साल का बेटा था। उसके पति की सरकारी नौकरी ग्राम सेवक के पद पर थी और उनकी पोस्टिंग लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर थी। इस वजह से उसका पति और बेटा वहीं रहते थे, जबकि सुनीता लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में अकेले रह रही थी, जहां उसे क्वार्टर आवंटित किया गया था। ये घटना 20 जनवरी 2016 की है। उस रात पुलिस स्टेशन के वायरलेस पर सूचना आती है कि शहर के एक इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हुड़दंग मचाया जा रहा है। मामला गंभीर होता जा रहा था, इसलिए तुरंत एक पुलिस दल को रवाना किया जाता है, जिसमें महिला दरोगा सुनीता उपाध्याय भी शामिल थी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो जाती है। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी और लगातार पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है। इस लाठी चार्ज के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें से 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। मामला जैसे ही मीडिया में आता है, ये तेजी से तूल पकड़ लेता है। न्यूज चैनलों और अखबारों में पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए जाने लगते हैं। जन आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जिससे प्रशासन पर दबाव बन जाता है। इसके चलते उस दिन ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, जिनमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल थी। लाइन हाजिर होने के बाद पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाती है। सुनीता इस पूरे घटनाक्रम से अंदर तक हिल जाती है। उसे अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है, क्योंकि अगर जांच में उसे दोषी पाया गया तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी और उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता था। इसी चिंता में वह अपने थाना इंचार्ज कुलदीप यादव के पास मदद के लिए जाती है। कुलदीप यादव अनुभवी अधिकारी था और पहले भी कई मामलों में अपने संबंधों के चलते पुलिस कर्मियों की मदद कर चुका था। सुनीता उससे गुहार लगाती है कि किसी भी तरह उसकी नौकरी बचा ली जाए। कुलदीप उसे भरोसा दिलाता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि उसका नाम जांच में न आए और उसे किसी तरह की सजा न मिले। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर फरवरी 2016 की एक शाम को कुलदीप यादव अचानक सुनीता को फोन करता है। वो कहता है कि उसके केस के सिलसिले में कुछ जरूरी चर्चा करनी है और उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता है। सुनीता, जो पहले से ही डरी हुई थी और किसी भी तरह अपनी नौकरी बचाना चाहती थी, बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत राजी हो जाती है। आधे घंटे के भीतर वो कुलदीप यादव के सरकारी क्वार्टर पर पहुंच जाती है। ये एक बड़ा सरकारी आवास था, जो वरिष्ठ अधिकारियों को आवंटित किए जाते थे। क्वार्टर के चारों ओर घना अंधेरा था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनीता जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, वो थोड़ा झिझकती है, लेकिन फिर हिम्मत करके दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही सुनीता दरवाजा खटखटाती है, अंदर से आवाज आती है, हाँ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। सुनीता हल्का संकोच महसूस करते हुए अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचती है, उसकी नजर कुलदीप यादव पर पड़ती है, जो आराम से सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था। मेज पर एक शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। ये देखकर सुनीता थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन खुद को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करती है। कुलदीप उसकी झिझक को भांपते हुए मुस्कुराता है और कहता है, अरे, यहाँ कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो
फ्रैंक होकर बात करो। सुनीता धीमे कदमों से सोफे की ओर बढ़ती है और बैठ जाती है। फिर सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछती है, सर, आपने बुलाया था, क्या कोई अपडेट है? कुलदीप गिलास में एक घूंट भरते हुए कहता है, हाँ, मैंने ऊपर बात कर ली है। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नौकरी अब सुरक्षित है। सुनीता को राहत मिलती है और वो कृतज्ञता से कहती है, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान कुलदीप एक और गिलास उठाता है और उसमें शराब डालकर सुनीता की ओर बढ़ाता है। चलो, इस खुशी में एक जाम तो बनता है। सुनीता तुरंत असमंजस में पड़ जाती है और विनम्रता से मना करते हुए कहती है, नहीं सर, मैं शराब नहीं पीती। लेकिन कुलदीप मुस्कुराते हुए जोर डालता है, अरे, पुलिस महकमे में 80 से 100% लोग शराब पीते ही हैं। इतना सोचने की क्या जरूरत है? वो स्थिति को टालना चाहती थी, लेकिन कुलदीप का दबाव बढ़ता जाता है। वो सोचती है कि अगर उसने मना किया तो शायद कुलदीप नाराज हो सकता है और ये उसकी नौकरी के लिए ठीक नहीं होगा। मजबूरी में वो धीरे धीरे गिलास उठा लेती है और हल्का सा घूंट भरती है। जैसे जैसे पैक चलते हैं, माहौल थोड़ा सहज हो जाता है। बातचीत के दौरान कुलदीप उसे ज्यादा से ज्यादा फ्रैंक करने की कोशिश करता है। वो सुनीता से पूछता है, अच्छा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? सुनीता जवाब देती है, मेरे पति और एक बेटा है। वे लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। मेरे पति सरकारी नौकरी में हैं और मेरा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है। बातचीत के दौरान कुलदीप भी सुनीता को बताता है कि उसका परिवार कानपुर में रहता है और वह यहाँ अकेला रहता है। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद सहज होता जाता है और माहौल हल्का होने लगता है। सुनीता अब तक 3 पैक शराब पी चुकी थी। नशा उसके शरीर और दिमाग पर हावी होने लगा था। उसकी सोचने समझने की क्षमता भी कमजोर पड़ रही थी। कुलदीप इस स्थिति को भांप चुका था और मौके का फायदा उठाने के इरादे से अपनी जगह से उठकर सुनीता के करीब बैठ जाता है। सुनीता इस बदलाव को महसूस करती है और थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन नशे की वजह से उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है और वो स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाती। इसी दौरान कुलदीप धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और उसे सहलाने लगता है। सुनीता को समझ नहीं आता कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे या कैसे मना करे। एक तरफ मजबूरी, दूसरी तरफ शराब का असर। वो खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगती है। पति से दूर रहने के कारण उसके मन में भी एक खालीपन था और नशे की हालत में उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। हालांकि वो फिर भी खुद को संभालने और कुलदीप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप लगातार उसे समझाने और बहलाने की कोशिश करता रहता है। वो कहता है, देखो, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। ये बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सुनीता भी उसकी बातों के प्रभाव में आने लगती है। शराब का नशा अब अपनी चरम सीमा पर था। इसी बीच बातचीत और शराब का सिलसिला चलता रहता है। फिर कुलदीप यादव धीरे से सुनीता का हाथ पकड़ता है और उसे बेडरूम की ओर ले जाता है। नशे में डूबी सुनीता पूरी तरह से अपनी सुध बुध खो चुकी थी। कमरे में पहुंचते ही कुलदीप उसे निर्वस्त्र कर देता है और खुद भी अपने कपड़े उतार देता है। नशे की हालत में सुनीता कोई ठोस विरोध नहीं कर पाती। पूरी रात यही सिलसिला चलता रहता है। दोनों कब सो गए इसका उन्हें एहसास भी नहीं होता। अगली सुबह जब सुनीता की आंख खुलती है तो वो खुद को पूरी तरह निर्वस्त्र अवस्था में बिस्तर पर पाती है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सुनीता को धीरे धीरे पिछली रात की सारी घटनाएं याद आने लगती है। उसे खुद पर बेहद पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर डाला। अगर वो होश में होती तो कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला था। जब वो पलटकर देखती है तो दीवार पर लगी हुई एलईडी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर उस वीडियो पर पड़ती है वो स्तब्ध रह जाती है। वीडियो में वही खुद नजर आ रही थी और कुलदीप यादव उसके साथ संबंध बना रहा था। सुनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी दरवाजा खुलता है और कुलदीप अंदर आता है। सुनीता उसे आश्चर्यचकित और गुस्से से भरी नजरों से देखती है और तीखे स्वर में पूछती है, सर,
ये सब क्या है? एक तो आपने मेरे साथ इतना गलत किया जब मैं होश में नहीं थी, मेरा फायदा उठा लिया, और ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बना लिया और उसे टीवी पर चला रहे हैं। कुलदीप बिना किसी शर्म या पछतावे के हंसते हुए कहता है, जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो? ये तो बस मैंने इसीलिए बनाया था ताकि जब मन करे देख सकूं और एंजॉय कर सकूं। सुनीता को बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि कुलदीप उसका बॉस था और उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। साथ ही उसका वीडियो कुलदीप के फोन में था। सुनीता वहां से निकल जाती है। इस सिलसिले की शुरुआत के बाद कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगा। वो बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता और ना चाहते हुए भी सुनीता को मजबूरन आना पड़ता। अब हालत ये हो गई थी कि महीने में करीब 20 दिन सुनीता को अपनी रातें कुलदीप यादव के क्वार्टर पर बितानी पड़ती थी। कुलदीप उसका जमकर शोषण कर रहा था। एक रात जब सुनीता कुलदीप की बाहों में होती है और वो उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना रहा होता है, तो वो सुनीता से कहता है, सुनीता, मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर के अधिकारी से बात कर ली है। वे तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त रखी है। अगर तुम वो शर्त पूरी कर देती हो तो तुम्हारी नौकरी पर मंडरा रहा खतरा टल जाएगा। सुनीता घबराकर पूछती है, सर, कितने पैसे देने होंगे? ये सुनकर कुलदीप हंसता है और कहता है, पैसे? तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? सुनीता, तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है कि लोग खुद तुम्हें पैसे देंगे। तुम्हें वही करना है उन साहब के साथ भी जो हम दोनों अभी कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें खुश कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनीता ये सुनते ही चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुलदीप उसका गुस्सा देखकर भड़क जाता है और चीखते हुए कहता है, ज्यादा नाटक मत कर। तुम जैसी औरतों को सीधा करना मुझे अच्छी तरह आता है। चुपचाप कल शाम 8 बजे साहब के बंगले पर पहुंच जाना। अगर नहीं आई तो परसों तुम्हारे टेबल पर सस्पेंशन लेटर रखा मिलेगा। मजबूरी में सुनीता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके बिस्तर में रात बितानी पड़ी। अब यह सिलसिला शुरू हो गया था, कभी इस अधिकारी के साथ तो कभी उस अधिकारी के साथ। कुलदीप यादव ने सुनीता को 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। इसके बावजूद एक दिन सुनीता का सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर रखा मिला। ये देखकर उसे गहरा धक्का लगा। गुस्से में तिल मिलाई सुनीता सीधे कुलदीप यादव के केबिन में पहुंची और सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर फेंकते हुए जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर थाने के लोग चौंक गए और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगे। सुनीता ने गुस्से से कहा, तुमने मेरा शोषण किया, मेरे साथ गलत किया और अब मुझे सस्पेंड भी करवा दिया। मैं डीजीपी साहब के पास जाकर तुम्हारी और उन अधिकारियों की शिकायत करूंगी। कुलदीप भी तमतमाते हुए बोला, जा, जो करना है कर ले। तेरे पास सबूत ही क्या है? उल्टा मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत है। याद है ना वो वीडियो? सुनीता गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से निकल गई। अब पूरे थाने को पता चल चुका था कि सुनीता और कुलदीप के बीच कुछ गलत चल रहा था। सस्पेंशन के बाद सुनीता अपने पति के गांव चली गई। 2 दिन बाद कुलदीप यादव भी छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया। सुनीता को गए हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे कि एक व्यक्ति थाने में आकर उसके बारे में पूछताछ करने लगा। उसने एक सिपाही से पूछा, सुनीता जी कहाँ हैं? सिपाही ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? वो व्यक्ति बोला, मैं उनका पति अजय उपाध्याय हूं। 4 दिन से मेरी उनसे बात नहीं हो रही है। सिपाही चौंक गया और बताया, सुनीता मैडम सस्पेंड हो चुकी है और 4 दिन पहले ये कहकर गई थी कि वो अपने पति के पास जा रही है। अजय ने चिंतित होकर कहा, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई है और उनका फोन भी लगातार बंद आ रहा है। मामला गंभीर था। अजय उपाध्याय थाने के इंचार्ज सुरेंद्र कुलकर्णी से मिला और पूरी बात बताई। सुरेंद्र कुलकर्णी ने उसे एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी। पुलिस ने तुरंत सुनीता का फोन सर्विलांस पर डाला और उसका आखिरी लोकेशन कानपुर देहात में मिला। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की लाश मिली। अजय ने उसे पहचान लिया
वो सुनीता उपाध्याय थी। अब सवाल ये था कि सुनीता वहां कैसे पहुंची। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले गए। उसके फोन पर आखिरी कॉल कानपुर देहात के एक पीसीओ से आया था। पुलिस पीसीओ पर पहुंची, लेकिन वहां से कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। अजय परेशान था। मेरी पत्नी वहां कैसे पहुंची? उसने आत्महत्या क्यों की? पुलिस इस केस को आत्महत्या के एंगल से देख रही थी, लेकिन अजय को इस थ्योरी पर भरोसा नहीं था। वो बार बार थाने आता और पुलिस से जांच तेज करने की गुहार लगाता। एक दिन एक महिला सिपाही ने अजय को इशारे से बाहर बुलाया और धीरे से कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। महिला सिपाही ने अजय से कहा कि उसे शक है कि सुनीता की हत्या हुई है। ये सुनकर अजय चौंक गया और बोला, ये आप क्या कह रही हैं? तब महिला सिपाही ने उसे पूरा वाकया बताया। जिस दिन सुनीता कुलदीप यादव के चेंबर में गई थी और दोनों के बीच बहस और झगड़ा हुआ था। अब अजय के दिमाग में भी शंका पैदा होने लगी। उसे यकीन हो गया कि सुनीता के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और इसमें कुलदीप यादव का हाथ हो सकता है। अजय थाने में कुलदीप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहता था, लेकिन कुलदीप एक प्रभावशाली थानेदार था और उसकी ऊपर तक पहुंच थी। इसलिए पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी करने लगी। जब थाने से कोई मदद नहीं मिली तो अजय, जो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी था और कानूनी दामपेंच समझता था, मीडिया के पास पहुंच गया। मीडिया में मामला जाते ही वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस पर गया और तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। पुलिस ने तुरंत सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले और पाया कि उसके फोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था। पुलिस ने उस पीसीओ की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें कुलदीप यादव साफ नजर आ रहा था, जो वहां से फोन कर रहा था। पुलिस को कॉल की टाइमिंग भी मिल गई और ये वही समय था जब सुनीता के फोन पर आखिरी कॉल आया था। अब संदेह की सुई पूरी तरह से कुलदीप यादव पर टिक गई। कुलदीप उस समय छुट्टी पर अपने गांव में था। पुलिस की एक टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना हुई और गिरफ्तार कर थाने ले आई। पूछताछ के दौरान कुलदीप ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अंततः टूट गया और सच उगल दिया। कुलदीप ने बताया कि सुनीता ने उसे फोन कर बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सुनीता ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसे नौकरी वापस नहीं मिली तो वो कुलदीप और अन्य अधिकारियों का पर्दाफाश कर देगी। ये सुनकर कुलदीप घबरा गया और सुनीता को प्यार से बातों में उलझाने लगा। उसने सुनीता को भरोसा दिलाया कि वो सब ठीक कर देगा और उसे कानपुर देहात के एक इलाके में मिलने के लिए बुलाया। कुलदीप ने जानबूझकर पीसीओ से फोन किया ताकि उसका नंबर ट्रेस न हो। जब सुनीता वहां पहुंची तो कुलदीप उसे कार में बैठाकर सरोवर के किनारे ले गया। वहां दोनों के बीच बहस होने लगी और गुस्से में आकर कुलदीप ने सुनीता का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को सरोवर में फेंक दिया। कुलदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 376 और 302 के तहत हत्या और शोषण का केस दर्ज किया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और सुनीता को अब तक न्याय नहीं मिला है। हम न्यायालय से गुजारिश करेंगे कि सुनीता को जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसा कठोर दंड दिया जाए कि ऐसे दरिंदे सो बार सोचें, इससे पहले कि वे किसी महिला के साथ ऐसा गुनाह करें। अगर सुनीता ने पहले ही दिन हिम्मत दिखाई होती और कुलदीप यादव के खिलाफ कदम उठाया होता जब उसने पहली बार उसका शोषण किया था, तो शायद आज वो जिंदा होती और अपने परिवार के साथ होती। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और सच्ची क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ट्रू क्राइम डेप्थ्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम जल्द ही एक और रहस्यमयी
और सच्ची अपराध कथा लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।